अब अपन आगे लेते हैं विभिन्न दाबों का संबंध। विभिन्न दाबों का संबंध, विभिन्न दाबों का संबंध। ठीक है, अगला टॉपिक अपन यह लेते हैं। जैसे आपको कोई बोल दे कि अगर कोशिका है सलत, यही है ले लेकर। ठीक है, कोशिका है सलत अवस्था में। किस अवस्था में? सलत अवस्था में। तो उस समय टीपी क्या रहेगा? शून्य रहेगा सर। और डब्ल्यूपी भी क्या रहेगा? शून्य रहेगा। लेकिन जो डीपीडी है वो किसके बराबर होगी? ओपी के बराबर। देखो ये ऐसे आया था 2019 में प्रश्न आया था विभिन्न दाबों में। ये लिखा हुआ था टीपी को समझाइए, टीपी बराबर 0, डब्ल्यूपी बराबर 0, डीपीडी बराबर ओपी। इनको समझाइए, ये ऐसा प्रश्न आया था 2019 में। ठीक है, तो कोशिका कंडीशन दे रखी है भाई, कोशिका सलत अवस्था में है और कोशिका सलत अवस्था में है तो उसका टीपी क्या रहेगा? शून्य रहेगा। और टीपी शून्य रहेगा तो डब्ल्यूपी भी क्या रहेगा? शून्य रहेगा। ठीक है, और उसकी डीपीडी भी क्या रहेगी? डीपीडी किसके बराबर होगी? परासरण दाब की। परासरण दाब से क्या मतलब है? मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगी। कैसे? देखो उदाहरण लेते हैं वापस। कोशिका अगला खुद बोल रहा है कि सलत अवस्था में है। किसमें है? सलत अवस्था। कोशिका सलत अवस्था में है और कोशिका सलत अवस्था में है तो इसको किसमें डाला अपन ने? शुद्ध जल के अंदर डाल दिया। चलो शुद्ध जल के अंदर डालेंगे नहीं, क्योंकि शुद्ध जल के अंदर डालेंगे तो अपने टीपी का वो वाली बात नहीं। कोशिका भी किस अवस्था में? सलत अवस्था में। पहले इसको क्लियर करते हैं, पहले इसके दोनों बढ़ा लेते हैं कि अपन के समझने में थोड़ा सा कोई व्यवधान में प्रॉब्लम नहीं आए। यह है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और ये कौन है? कोशिका भित्ति। कौन है? कोशिका भित्ति। ठीक है, अगला खुद बोल रहा है कि सलत अवस्था में है कौन? कोशिका। तो उस समय टीपी शून्य होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप खुद सोचो कि सलत अवस्था में है तो इसका मतलब पिचकी हुई है, वो पिचकी हुई है तो इस समय उसके अंदर जल आ रहा है। जल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि जल आता तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती? स्फीत हो जाती। स्फीत हो जाती तो फिर टीपी शून्य का रहेगा। तो सर जब कोशिका सलत अवस्था में रहेगी ना उस समय टीपी गारंटेड शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जल के अणु आ ही नहीं रहे तो कोशिका झिल्ली क्यों लगाएगी? किस पर? कोशिका भित्ति पर। ये तो जल के अणु आते हैं तब झिल्ली है जो भित्ति पर लगाती है, वो वाला दाब है कौन? टीपी। और जो भित्ति झिल्ली पर लगाती है ना वो है डब्ल्यूपी। क्योंकि वॉल बोले तो भित्ति किस पर लगा रही है? झिल्ली पर, तो वो तो है वो डब्ल्यूपी। और जो झिल्ली है वो भित्ति पर लगा रही है वो कौन है? टीपी। ठीक है, तो पहले तो ये सिद्ध हो गया अगर कोशिका सलत अवस्था में है ना उस समय टीपी क्या रहेगा? शून्य रहेगा। और टीपी शून्य है तो डब्ल्यूपी भी क्या है? शून्य है। अब रही बात इसकी, किसकी? डीपीडी किसके बराबर होगी? ओपी के बराबर। कब? जब कोशिका किस अवस्था में है? सलत अवस्था में। किस अवस्था में? सलत। ये सलत की कंडीशन है। सलत है तो टीपी शून्य है, डब्ल्यूपी भी शून्य है, डीपीडी है तो ओपी के बराबर। अब देखो डीपीडी को और क्या कहते हैं? और कहते हैं सर चूषण दाब। कौन सा दाब? चूषण दाब। ठीक है, अब ये अगला खुद बोल रहा है कोशिका किस अवस्था में पड़ी है? सलत। तो इसके पास आसपास पानी है क्या? नहीं है। पानी होता तो ये सलत से किस में चली जाती? स्फीत में। तो बताओ डीपीडी है क्या? नहीं है। बराबर है किसके? ओपी के। ओपी कैसे? परासरण दाब। कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है,
क्योंकि कोई चूषण दाब हो रहा है ना प्राशन हो रहा है, ये दोनों बराबर ही है। प्राशन कहां से होगा, क्योंकि कोशिका तो सलत में है। डीपीटी भी कहां से होगी, क्योंकि कोशिका किस अवस्था में, सलत अवस्था में है। इसीलिए कहते हैं कि कोशिका जब सलत अवस्था में होती है ना, उस समय डीपीटी किसके बराबर होती है, ओपी के बराबर। क्यों, क्योंकि कोशिका है सलत अवस्था में, और सलत अवस्था में कोई किसी प्रकार का मतलब जल अंदर प्रवेश नहीं करता है, और प्रवेश करता है तो प्राशन दाब बढ़ेगा। कब, जब वो जल के अंदर प्रवेश करेंगे तब बढ़ेगा, और अंदर की ओर खींचेगा, डीपीटी बढ़ेगी। कब, जब कोशिका स्पीड होगी। यहाँ तो पहले बता दिया कि कोशिका किस अवस्था में पड़ी है, सलत अवस्था में। तो अपन कह सकते हैं जब कोशिका सलत अवस्था में होती है ना, उस समय टीपी क्या रहता है, शून्य। डब्ल्यूपीपी क्या होता है, शून्य। और डीपीटी है जो किसके बराबर होती है, ओपी के बराबर। क्यों, क्योंकि कोशिका किस अवस्था में पड़ी है, सलत अवस्था में पड़ी है। ठीक है, तो सीधा सीधा ध्यान रखना, सीधा प्रश्न कर लेता है। सलत अवस्था में डीपी कितनी होगी, शून्य। डब्ल्यूपीपी क्या होती, शून्य। डीपीटी किसके बराबर होगी, ओपी के। क्यों, क्योंकि कोशिका किस अवस्था में, सलत अवस्था में। सलत अवस्था में तो कोई पानी अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला दाब देखते हैं अपन। जब कोशिका स्पीड मतलब सलत देखते हैं तो अगली वाली कौन आएगी, देखो पहली थी इस सलत वाली, अब दूसरी कौन सी है अपने, स्पीत अवस्था। कौन सी अवस्था, अब सोचो, पहले स्पीत सलत थी तो कुछ नहीं था, टीपी भी शून्य था और ओपी भी शून्य था, और डीपीटी तो किसके बराबर थी, ओपी के बराबर। अब सोचो, जैसे वही उदाहरण, अब कोशिका किस अवस्था में है, सॉरी स्पीत अवस्था में। किस अवस्था में, किस अवस्था में, स्पीत अवस्था में। स्पीत अवस्था में है तो धीरे धीरे जल के अणु अंदर प्रवेश करे, तभी तो धीरे धीरे कोशिका क्या होने लगी, स्पीत होने लगी। स्पीत होने लगी तो इसके अंदर ओपी बढ़ेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। इस समय धीरे धीरे टीपी भी बढ़ेगा, टीपी भी बढ़ेगा तो ओपी भी बढ़ेगा। और ध्यान रखो, एक निश्चित समय के बाद डीपीटी क्या करने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे कोशिका क्या हो रही है, स्पीड। तो प्रारंभिक अवस्था में तो जल को खींचेगी कौन, सलत कोशिका, और सलत होने के बाद अभी अब खुद ही अगला बोल रहा है कि कोशिका किस अवस्था में, स्पीत अवस्था में। स्पीत अवस्था में है मतलब फूली हुई है तो उसकी पूर्ण रूप से फूल गई, मान लो पूर्ण रूप से फूल गई तो उसकी डीपीटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। डीपीटी को आप चूषण भाव से मानो ना कि अब ये कोशिका जल को चूस रही है, क्या नहीं चूस रही है, तो डीपीटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन डीपी और डब्ल्यूपी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। एक समय में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब स्पीड अवस्था होती है तो धीरे धीरे टीपी बढ़ती है, तो उसके साथ डब्ल्यूपी भी बढ़ती है, और डीपीटी में क्या आती है, गिरावट आती है। और एक निश्चित समय के बाद प्राशन दाब में भी मतलब बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और धीरे धीरे कोशिका के अंदर जल जाना, अंदर जाना, प्रवेश करना बंद हो जाता है। तो ये तो थी स्पीड अवस्था की बात, और उससे पहले थी सलत अवस्था की बात। ध्यान रखना, वेलियन का अल्पराशरी और अतिपराशरी। टीपी बढ़ेगा तो ही डब्ल्यूपी बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और इन दोनों दावों में अपन ने सही क्लियर से समझ लिया, और इसमें टीपी और डब्ल्यूपी का मैटर भी समझ में आ गया, ठीक है। इससे अगला टॉपिक लेते हैं जल विभव। जल विभव, इसको डिनोट करते हैं साइन डब्ल्यू से, साइन डब्ल्यू से, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आया था, बिल्कुल इजी था। चलो जल विभव के बारे में पढ़ते हैं। जल विभव, ठीक है। दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लेटियर और टाइलर। स्लेटियर
और टायलर, इन्होंने बताया था किसके बारे में? जल विभव के बारे में। ठीक है, स्लेटियर और टायलर वैज्ञानिक याद रखना है, क्योंकि जल विभव के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? स्लेटियर और टायलर थे। इन्होंने जल विभव के बारे में बताया था। इसमें सबसे मेन भूमिका मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में बताई थी, सब कुछ कमाल होता है वो अंतर का कमाल होता है, क्योंकि प्रत्येक अणु में मुक्त ऊर्जा होती है। मुक्त ऊर्जा का अणु गतिशील होते हैं और वो ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी? वो सब कुछ अंतर पर डिपेंड करती है कि किधर ज्यादा है। जिधर अणु ज्यादा रहेंगे वो किसकी तरफ? कम अणुओं की तरफ गतिशील होंगे, क्योंकि अंतर बढ़ जाता है, और अंतर को ही क्या कहते हैं? जल विभव। तो मेन तो ये ध्यान रखना, जो ये ऊर्जा के बीच जो अंतर होता है अणुओं के बीच, उसको कहते हैं जल विभव। स्लेटर और टायलर ने बताया था कि प्रत्येक अणु है उसके अंदर क्या होती है? मुक्त ऊर्जा। क्या होती है? मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा होती है, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जैसे शुद्ध जल के अणु और कोशिका के विलयन में अंतर को ही जल विभव कहते हैं। क्या बोला मैंने? शुद्ध जल के अणु और कोशिका के विलयन में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे जल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभव। देखो वही उदाहरण लो, कोशिका है सलत अवस्था में, इसको मैंने विलायक के अंदर डाल दिया, तो कोशिका के अंदर जल नहीं है क्या? बिल्कुल है, कम मात्रा में है, लेकिन है तो सही ना? बिल्कुल है। और बाहर है जल अधिक, बाहर जल अधिक है और अंदर की तरफ जो जल है वो क्या है? कम है। ठीक है, अब आप बताओ अंदर बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ा सर। क्यों? क्योंकि जल कोशिका में है लेकिन कम है, तो अणु किधर कम हुए? कोशिका के अंदर कम हुए, और जबकि बाहर ज्यादा है। इस अंतर के, इस ऊर्जा के अंतर है ना, उस अंतर को ही कहते हैं जल विभव। क्या कहते हैं? जल विभव। ठीक है, जैसे शुद्ध जल के अणु और कोशिका के विलयन में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? जल विभव। देखो ये शुद्ध जल था, शुद्ध जल था, और कोशिका के अंदर भी तो विलयन था। इनके दोनों के बीच ऊर्जा का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि कोशिका के अंदर कम है और बाहर क्या है? ज्यादा है, तो ऊर्जा का अंतर बढ़ गया, और इस अंतर को ये नाम दे दिया गया, उसको कहते हैं जल विभव। क्या कहते हैं? जल विभव। और जल विभव को डिनोट किससे करते हैं? साइन से। किससे डिनोट करते हैं? साइन से, और इसके आगे लगा देते हैं W, बोले तो वाटर, जल विभव। साइन W से डिनोट करेंगे अपन किसको? जल विभव को। किस परिभाषा? शुद्ध जल के अणु, शुद्ध जल के अणु और कोशिका के विलयन में जो ऊर्जा का अंतर होता है, ऊर्जा का अंतर में यह है, ऊर्जा का जो अंतर होता है ना सर, वही कहलाता है जल विभव। क्या कहलाता है? जल विभव। ऊर्जा के अंतर को ही जल विभव कहा जाता है। मैं बता रहा था आपको कि जल विभव का संबंध, जल विभव बोले तो साइन W का संबंध साइन S से भी है, और साइन P बोले तो दाब विभव, जो अपन आगे वाले अभी अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगला अपन ने अभी देखा जल विभव, जल विभव देख लिया। अब अपन देखेंगे परासरण विभव। परासरण विभव, परासरण विभव को किससे डिनोट किया जाता है? साइन S से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? साइन S से। और जल विभव को किससे डिनोट किया जाता है? साइन W से। ठीक है, अगर शुद्ध जल में विलय मिला दिए जाए, क्या बोला मैंने? अगर शुद्ध जल में
विलय मिला दिए जाए। अगर शुद्ध जल में विलय मिला दिए जाए, विलय मिला दिए जाए तो जल विभव कम होता है। क्या बोला मैंने? अगर सब शुद्ध जल में विलय मिला दिया जाए तो जल विभव क्या होगा? कम होगा। भाई सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो है विलय। ठीक है, अपन अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रासरण के प्रासरण विभव। ठीक है, प्रासरण के विभव के पहले अपन ये पढ़ेंगे कि शुद्ध जल में क्या मिला दिया जाए? विलय मिला दिया जाए तो जल विभव क्या होगा? कम होगा। और प्रासरण दाब के अणु के कारण होता है। प्रासरण दाब विलय के अणु के कारण होता है। विलय के अणुओं के कारण होता है। कौन सा दाब? प्रासरण दाब। प्रासरण दाब बोले तो ओपी। वापस अगर शुद्ध जल में विलय मिला दिए जाए तो जल विभव क्या होगा? जल विभव का मैंने पहले बता दिया था वीडियो में अंतर। ऊर्जा के अंदर को ही क्या कहते हैं? जल विभव। और अगर क्या मिला रहे हो? विलय मिला रहे हो तो विलय मिला रहे हो तो जल विभव क्या होगा? कम होगा। और प्रासरण दाब विलय के अणु के कारण ही होता है। और प्रासरण दाब जल विभव कम होने का सूचक है। प्रासरण दाब जल विभव कम होने का सूचक है। ठीक है, ये तीन बातें ध्यान रखनी है। अगर शुद्ध जल में विलय मिला दिया जाए तो जल विभव क्या होगा? कम होगा। प्रासरण दाब विलय के अणु के कारण होता है और प्रासरण दाब जल विभव के कम होने का क्या है? सूचक है। और इससे ही प्रासरण दाब के जल विभव के कम होने के सूचक को ही ऊष्मागतिकी में क्या कहते हैं? प्रासरण विभव कहते हैं। बोले तो साइन एस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन एस। किससे में? ऊष्मागतिकी में इसको क्या कहते हैं? इसको प्रासरण दाब जल विभव कम होने का सूचक है। कौन सा दाब? प्रासरण दाब। किसका? जल विभव के कम होने का सूचक है। इसी को क्या कहते हैं? साइन एस कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना पहले जल विभव था, अब प्रासरण विभव है। प्रासरण विभव में सीधा ध्यान रखना शुद्ध जल में विलय मिला दिया जाए तो जल विभव क्या होता है? कम होता है। प्रासरण दाब विलय के अणु के कारण होता है और जल विभव कम होने का यही सूचक है। और इसे ऊष्मागतिकी में क्या कहते हैं? साइन एस। साइन एस कहते हैं और साइन एस कहते हैं। और इसी को ही क्या कहते हैं? प्रासरण विभव कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है साइन एस से। किससे डिनोट किया जाता है? साइन एस से डिनोट किया जाता है। अब अपने आता है लास्ट, वो आता है दाब विभव। क्या आता है? दाब विभव। दाब विभव जिसको डिनोट करते हैं साइन पी से। किससे डिनोट करते हैं? साइन पी से डिनोट किया जाता है। अब आप बताओ, अगर किसी सलत कोशिका को किस में रख दिया जाए? अल्पपराशरी विलयन में रख दिया जाए। किस विलयन में? अल्पपराशरी विलयन में। कोशिका किस अवस्था में? सलत अवस्था में। किस अवस्था में? सलत अवस्था में। जिसके कारण जल के अणु अंदर से नहीं, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होने लगती है? स्पीत। कौन? कोशिका। कोशिका धीरे धीरे क्या होने लगेगी? स्पीत होने लगेगी। और इस स्पीत होने के कारण जो दाब उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं दाब विभव। क्या कहते हैं? दाब विभव।
विभव, इसको किससे डिनोट करते हैं? साइन p से। ठीक है, जब किसी सलग कोशिका को किस में रखा जाता है? अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है, तो उसके अंदर जल के अणु धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं और इसके कारण कोशिका क्या होने लगती है? स्पीड, और स्पीड होने लगती है तो स्पीड दाब बढ़ने लगता है। इसको एक अन्य उदाहरण द्वारा भी अपन समझ सकते हैं। जैसे ये थैली है, इसके अंदर चीनी का घोल भरा हुआ है, चीनी का घोल है, लेकिन वो सांद्र है। क्या है? सांद्र है। क्या है? बाहर भी चीनी का घोल है, लेकिन वो तनु है। क्या है? तनु, मतलब कम सांद्र है। ध्यान देना, बाहर है जो भी शक्कर का विलयन है, ये भी अंदर भी शक्कर का विलयन ही है, अर्थात चीनी का विलयन ही है, लेकिन बाहर जो है वो तनु है, अंदर है जो सांद्र है। तो जल के अणु किधर से किधर की ओर प्रवेश करेंगे? अर्धवाहक में झिल्ली युक्त है ये थैली, तो जल के अणु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे थैली क्या होगी? स्पीड होगी, और स्पीड के कारण दाब बढ़ेगा, और इस दाब को ही क्या कहते हैं? दाब विभव। क्या कहते हैं? दाब विभव। देखो, चीनी का विलयन इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन इसमें सांद्र था, इसमें तनु था, तो इसके अणु इधर बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। इस थैली क्या होगी? स्पीड होगी, और थैली स्पीड होगी तो इसके कारण स्पीड दाब बढ़ेगा, और स्पीड दाब के कारण जो ये दाब विभव है ये भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अपन तीनों विभव देखते हैं। वो पहला है sin w, दूसरा है sin s, तीसरा है sin p, अर्थात जल विभव और प्राशन विभव और ये दाब विभव। ठीक है, ये अपना दाब विभव और ये अपना sin s, sin p और sin w। ठीक है, दाब विभव हमेशा धनात्मक होता है, ये भी ध्यान रखना। दाब विभव हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, और जल विभव को बढ़ाता है। जल विभव को क्या करता है? बढ़ाता है। कौन? दाब विभव जल विभव को बढ़ाता है। ठीक है, अब अपने एक न्यूमेरिकल प्रश्न आया था कि इन तीनों के बीच में संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि जो sin w है, कौन कौन किन किन के बीच? sin w, sin s, sin p, इनमें संबंध होता है कि sin w बराबर sin s प्लस sin p, ये संबंध होता है। मतलब इन दोनों के योग के बराबर होता है कौन? जल विभव। किन किन के? sin s बोले तो प्राशन विभव, और sin p बोले तो दाब विभव, इन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब अपन ने इससे आगे टॉपिक है वो है मैट्रिक्स विभव। एक और है, छोटा सा है, मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव, मैट्रिक्स विभव को किससे डिनोट करते हैं? sin m से। ठीक है, अब अपन को ये ध्यान रखना है, कोशिका की सतह पर जो जल को अधिशोषण करती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। कोशिका की सतह पर जल का अधिशोषण, कोशिका की सतह होती है, वो जल का क्या करती है? अधिशोषण करती है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? देखो, अवशोषण और अधिशोषण में अंतर है। जो सतह पर होता है ना वो अधिशोषण है, और सीधा एब्जॉर्ब होता है ना वो है अवशोषण। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है? अधिशोषण। कोशिका की सतह पर जो जल का अधिशोषण होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के कारण, इस मैट्रिक्स के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं sin m। क्या कहते हैं? sin m बोले तो मैट्रिक्स विभव। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स विभव।
तो इसका अपने कोशिका के अंदर कोई महत्व नहीं है, इसका मर्दा के क्षेत्र में महत्व है, किसका, साइन m का। तो इसको कोई इतना महत्व देना नहीं है। जैसे अपने सूत्र तो वैसे ये हो जाता है साइन w बराबर साइन s प्लस साइन p प्लस साइन m। लेकिन सही मायने में यही रहेगा सूत्र सही, क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स विभव का मर्दा के क्षेत्र में महत्व होता है, कोशिका के अंदर इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए अपन को सदाबहार यही याद रखना है, साइन w बराबर साइन s प्लस साइन p। वापस रिपीट कर देता हूं, विभव कितने हो गए, 4। कौन कौन से, एक तो हो गया अपना ये साइन w बोले तो जल विभव, साइन w बोले तो जल विभव। दूसरा हुआ साइन s बोले तो परासरण विभव, और तीसरा हुआ साइन p, इसके बराबर होता है अपने दाब विभव। और फिर आता है अपने साइन m, इसको कहते हैं मैट्रिक्स विभव। तो ध्यान रखना ये विभव 4 होते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं होता है, किसमें, कोशिका में, किसका, मैट्रिक्स विभव का। इसीलिए इसको इतना मान्य नहीं है, ये मर्दा के क्षेत्र में काम आता है। कौन सा विभव, मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव किसे कहते हैं, कोशिका की सतह पर जो जल का अधिशोषण होता है, अवशोषण नहीं, इसको तो कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के कारण जो विभव उत्पन्न होता है ना, उसको कहते हैं मैट्रिक्स विभव, अर्थात साइन m। जल विभव का वापस रिपीट कर देता हूं, विभिन्न ऊर्जाओं के बीच में जो अंतर होता है उसको जल विभव कहते हैं, ठीक है। और साइन s का मतलब परासरण विभव। अगर शुद्ध जल के अंदर विलय मिला दिया जाए तो जल विभव क्या होगा, कम होगा। और परासरण दाब विलय के कम होने के कारण होता है, और विलय के कारण होता है। और परासरण दाब जल विभव के कम होने का सूचक है, और इसको ऊष्मागतिकी में क्या कहते हैं, परासरण विभव कहते हैं। अब इसमें सीधा सिंपल है, स्पीड के कारण जो कोशिका की अवस्था हुई ना परिवर्तन, उसको कहते हैं दाब विभव, स्पीड के कारण। इसमें ध्यान रखना, प्रयोग अगर अपन लिखते हैं तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक थैली लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त, जिसके अंदर तो भरते हैं सांद्र चीनी का घोल और बाहर भरते हैं तनु चीनी का घोल, ठीक है। जिसके कारण कोशिका क्या होने लगती है, वो झिल्ली थैली स्पीड होने लगती है, और स्पीड दाब बढ़ता है, जिसका उसकी अवस्था बदलती है, इसी को कहते हैं दाब विभव। और अगला अपना मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव के अंदर कोशिका की सतह पर जो अधिशोषण होता है उसको कहते हैं, अधिशोषण होता है जो सतह पर होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स विभव। मर्दा के क्षेत्र में इसका महत्व है, कोशिका के क्षेत्र में इसका कोई महत्व नहीं है। एक थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, परासरण दाब और परासरण विभव, परासरण दाब और परासरण विभव, परासरण दाब और परासरण विभव, परासरण दाब बोले तो ओपी और परासरण विभव बोले तो साइन s। दोनों का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अंतर बस इतना होता है कि ओपी हमेशा धनात्मक होता है अर्थात पॉजिटिव, और ये हमेशा ऋणात्मक होता है। कौन, परासरण दाब और परासरण विभव का मान 1 होता है। अंतर बस इतना होता है कि परासरण दाब धनात्मक और परासरण विभव ऋणात्मक होता है। जल विभव का शुद्ध मान कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको क्या मान लिया जाता है, शून्य मान लिया जाता है। किसको, जल विभव को, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो मेरे को वापस बोलना, मैं और सरल भाषा में और वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। नमस्कार। तो इस पार्ट का अंतिम पॉइंट जो है वो अंतः शोषण, ठीक है। इस टॉपिक के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है।
मैंने हर टॉपिक का लगभग अलग ही वीडियो बनाया है। जो भी वीडियो आपके समस्या करता है उसको वापस बता देना मेरे को। अंत शोषण बिल्कुल सिंपल है। अंत शोषण का कॉमन उदाहरण देते हैं कि जो वर्षा के दिनों में लकड़ियां फूलती है ना, दरवाजे वगैरह फूल जाते हैं, वो एक प्रकार का क्या है, अंत शोषण ही तो है। शुष्क पदार्थ, लकड़ी सूखी हुई है और उसमें ध्यान रखना अवशोषण होता है, लेकिन अवशोषण से पहले उसको कहना अच्छा रहेगा क्या, अधिशोषण। क्या कहना सही रहेगा, अधिशोषण, क्योंकि वास्तव में वो अवशोषण नहीं है, वो क्या है, अधिशोषण है। शुष्क पदार्थों द्वारा बिना विलयन बनाए ही अधिशोषण या अवशोषण होना क्या कहलाता है, अंतःशोषण। अंतःशोषण का उदाहरण पूछ ले कि किसी सूखी हुई लकड़ी वर्षा के दिनों में फूल जाती है, जो दरवाजे होते हैं उनको अपन लगाते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है, वो किसके कारण होती है, अंतःशोषण के कारण। किसके कारण होती है, और वे पदार्थ जो इस जल को अवशोषित करते हैं उनको क्या कहते हैं, अंतःशोषक। क्या कहते हैं, अंतःशोषक कहा जाता है। ठीक है, अंतःशोषण अंदर ग्रहण करना जो पदार्थ ये करता है वो अंतःशोषक कहलाता है। देखो पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। वो जल स्नेही होती है, कौन, सेल्यूलोज व पेक्टिन, ये दोनों हैं वो जल स्नेही है। क्या है, जल स्नेही। ठीक है, और यही है जो जल को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो अंतःशोषण किसे कहते हैं, किसी शुष्क पदार्थ द्वारा बिना विलयन बनाए पदार्थ को अंदर ग्रहण करना या अवशोषण करना क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। वो वास्तव में अंतःशोषण नहीं है, एक प्रकार का अधिशोषण है। क्यों, क्योंकि वह सतह पर होता है, और सतह पर होता है वो क्या कहलाता है, अधिशोषण। ठीक है, तो शुष्क पदार्थ द्वारा बिना विलयन बनाए, विलयन का बना सीधा पदार्थ विलय के रूप में ग्रहण हुआ, विलयन तो विलय और विलय मिलता है तो विलयन बढ़ता है। तो यहाँ तो मतलब विलयन है, लेकिन विलय के अंदर उसके अंदर कई अनेक प्रकार के विलय विलय है, तो वो क्या है, विलयन है। क्या है, विलयन। तो पहले अधिशोषण है, बाद में क्या है, अवशोषण। वास्तव में क्या है, अधिशोषण। शुष्क पदार्थ द्वारा बिना विलयन बनाए ही पदार्थ का क्या कर लेना, अवशोषण कर लेना, अधिशोषण करना क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। कॉमन उदाहरण है, लकड़ियों का फूलना कौन सी क्रिया है, शुष्क लकड़ियों का फूलना कौन सा उदाहरण है, अंतःशोषण का उदाहरण है। और अंतःशोषण शुष्क पदार्थों में ज्यादातर देखा जाता है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना कि अंतःशोषण के लाभ कहां हैं, अंतःशोषण के लाभ, महत्व क्या है, इसका महत्व है कि भाई सबसे अच्छा है कि ये जो बीज होते हैं ना, बीज अंकुरित किसके कारण होता है, अंतःशोषण के कारण ही होते हैं। जो अपन बीज डालते हैं तो वो उनसे नया पादप तैयार होता है, वो नया पादप तैयार होता है तो उसमें जल को क्या किया जाता है, अवशोषित। वो शुष्क अवस्था में होता है बीज, और वो कौन सी क्रिया करता है, अंतःशोषण। तो आपको कोई पूछ ले कि अंतःशोषण का महत्व बताओ, तो महत्व तो ये है भाई कि बीज जो अंकुरित होते हैं वो किस क्रिया द्वारा होते हैं, अंतःशोषण द्वारा ही होते हैं। दूसरा महत्व है, कोई पादप है जो शुष्क अवस्था में है, तो मतलब सूखने की अवस्था में, तो उसमें अंतःशोषण द्वारा वह पुनर्जीवन प्राप्त कर सकता है। पुनर्जीवन भी प्राप्त किया जा सकता है, किस क्रिया द्वारा, अंतःशोषण द्वारा। ज्यादा इतना मैं तो ये सबसे ज्यादा ये कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है, बीज का अंकुरण कौन सी क्रिया है, अंतःशोषण क्रिया है, जिसमें बिना विलयन, देखो वापस बता देता हूं, बिना विलयन बनाए ही जल को अवशोषित कर लेना, विलयन बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर विलय के रूप में ही अधिशोषण कर लिया जाता है। और वास्तव में अवशोषण कहने के बजाय कौन क्या कहना अच्छा रहेगा, अवशोषण के कहने के बजाय अधिशोषण अच्छा रहेगा, क्योंकि सतह पर होती है क्रिया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से प्रश्न बढ़ जाए कि वर्षा के दिनों में लकड़ियों का फूलना किसका कारण है, अंतःशोषण का। बीज के अंकुरण का कारण क्या है, अंतःशोषण। किसी पादप को पुनर्जीवन मिला है तो वो भी किसके कारण है, अंतःशोषण के कारण। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। और इसकी सीधी परिभाषा है
कि जल की सतह मतलब कुछ ऐसे शुष्क पदार्थ होते हैं जो जल को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं बिना विलयन बनाए ही, तो वो क्रिया कहलाती है अति अंतः शोषण। ठीक है, और इसमें इसका महत्व देख लेना, और इतना कोई ज्यादा है नहीं। बीज का अंकुरण का अंतः शोषण में महत्व है, और वर्षा के दिनों में जो लकड़ियां फूलती है वो अंतः शोषण के कारण होती है। ठीक है, इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक था, कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, दो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी, और पार्ट यही खत्म होता है। मैं बुक्स लेके आता हूँ और मैं आपको पर्सन पीछे वाले क्लियर करवा देता हूँ। देखो एवरेशन में पहला प्रश्न है, पर्णों द्वारा वायुमंडल में CO2 और O2 के विनिमय की क्रिया को क्या कहा जाता है? परासरण, विसरण, अंतःशोषण या अंतःपरासरण। तो सीधा विसरण O2 और CO2 का अपन ने देखा था, और विसरण की क्रिया द्वारा ही O2 और CO2 का आगमन होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से पारगम्य है? बोर्ड में अपारगम्य का आया था, इसमें पारगम्य का उदाहरण है कोशिका भित्ति जो विलय और विलायक दोनों को आने जाने देती है, उसे क्या कहते हैं? पारगम्य। तीसरा प्रश्न है, सलत अवस्था में डीपीडी का मान, सलत अवस्था में डीपीडी का मान किसके बराबर होगा? सलत अवस्था बताई थी, सलत अवस्था ओपी के बराबर होती है कौन? डीपीडी। डीपी शून्य होता है, डब्ल्यूपी शून्य होता है, लेकिन डीपीडी किसके बराबर होती है? ओपी के बराबर। चौथा प्रश्न है, सलत कोशिका में कौन सा दाब शून्य होता है? सलत कोशिका में कौन सा दाब शून्य होता है? अब देखो स्पी दाब होता है, लेकिन स्पी दाब ऑप्शन में नहीं दिया है, और स्पी दाब नहीं दिया। आप याद करो, टीपी शून्य है तो डब्ल्यूबी भी शून्य होगी, और टीपी नहीं दे रखी है तो आप देखो ऑप्शन में भित्ति दाब दे रखा है, तो भित्ति दाब सही होगा, क्योंकि टीपी भी शून्य होगी, डब्ल्यूबी भी शून्य होगी। पांचवा प्रश्न है, जल सनी कोलाइड पदार्थों द्वारा जल का अधिशोषण कर फोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? अभी बताया था, जल सनी कोलाइडी कौन कौन है? सेलुलोज और पेक्टिन है। ये किस क्रिया द्वारा मतलब फूल जाते हैं? अंतःशोषण के क्रिया कारण फूल जाते हैं। अतिलोग्रात्मक, अतिलोग्रात्मक में पहला प्रश्न है, अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण बताओ। टोनोप्लास्ट है, कोशिका झिल्ली है। परासरण का एक महत्व बताओ, कोशिका से कोशिका के अंदर जो जल का परिवहन होता है वो परासरण की क्रिया द्वारा ही होता है। विसरण को परिभाषित कीजिए। अधिशोषण से नहीं सॉरी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल के अणुओं का परिवहन होना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अंतःशोषण को परिभाषित कीजिए। शुष्क कोलाइडी पदार्थों द्वारा जल को मतलब अवशोषण करना ही क्या कहलाता है? अंतःशोषण कहलाता है। इसी के कारण लकड़ियां फूल जाती हैं। टीपी और डब्ल्यूपी को स्पष्ट कीजिए। देखो सलत अवस्था में रखेंगे तो टीपी कुछ नहीं होगी, जैसे जैसे उसको मतलब विलायक के अंदर डालेंगे जल के अणु बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, धीरे धीरे कोशिका क्या होगी? स्पीड, और स्पीड होगी तो टीपी बढ़ेगी। तो झिल्ली लगाएगी किस पर? भित्ति पर, वो तो होगा टीपी। और जो भित्ति लगाएगी टीपी पर वो के सॉरी झिल्ली लगाएगी भित्ति पर, वो तो है टीपी। और जो भित्ति लगाती है वो भित्ति लगाती है किस पर? झिल्ली पर, वो है डब्ल्यूपी। ये हो गया अपने अतिलोग्रात्मक प्रश्न। लोग्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, जल विभव को स्पष्ट कीजिए। जल विभव मैंने आज बताया था, स्लेटी और टाइलर ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी, और इसको डिनोट करते हैं साइन डब्ल्यू से, और इसका शुद्ध मान ज्ञात करना असंभव होता है, निरपेक्ष होता है, इसलिए इसका मान क्या मान लिया जाता है? शून्य मान लिया जाता है। और जो ऊर्जा के बीच में अंतर होता है ना, कोशिका के विलयन और बाहर वाले विलयन के बीच, अणुओं के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? जल विभव कहा जाता है। अंतःपरासरण और बहिःपरासरण को विभेदित कीजिए, मतलब अंतर बताइए। दोनों का विलयन बता दो। इसमें अल्परासरी, इसमें अतिपरासरी। इसमें जल के अणु बाहर से अंदर की ओर, इसमें अंदर से बाहर की ओर आते हैं। ठीक है, जीवधरी कुंचन और विकुंचन का मैंने रोई या डिस्कलर से समझाया था, वो बैंगनी रंग से। अतिपरासरी और अल्परासरी विलयन में इसके मतलब अल्प वाला को कोशिका के विलयन नहीं, वे गोल जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की सांद्रता कम है वो तो अल्परासरी, और जो अधिक है वो है अतिपरासरी। ये भी बता दिया मैंने। पांचवा प्रश्न है, विसरण दाब प्रवणता। मैंने बताया था विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा कारक था अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर अणुओं का गमन होना क्या कहलाता है? विसरण दाब प्रवणता कहलाता है। विसरण दाब न्यूनता डीपीडी, शुद्ध जल की डीपीडी क्या होती है? अधिकतम होती है। डीपीडी को और क्या कहते हैं? शोषण दाब कहते हैं। जैसे जैसे विलय के अणु मिलाएंगे वैसे वैसे
अणुओं की गति क्या होगी, कम होगी, और जितना ज्यादा विलय मिलाएंगे उतनी गति क्या होगी, कम होगी, अर्थात डीपीडी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। इसे कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। अंत शोषण को उदाहरण द्वारा समझेंगे। लकड़ी वर्षा के दिनों में जो लकड़ियां हैं वो फूल जाती है, दरवाजे फूल जाते हैं, वो अंत शोषण का कारण है। बीजों का अंकुरण होता है, वो अंत शोषण के कारण होता है। किसी पादप का पुनर्जीवन होता है, जीवन शुरू होता है, तो वो भी एक प्रकार का अंत शोषण ही है। ठीक है, सब प्रश्न हो गए। जय हिंद, धन्यवाद।